नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव के टाइम टेबल की घोषणा होगी, आचार संहिता लागू होगी। शायद मार्च के पहले हफ्ते में ही आचार संहिता लागू हो सकती है और लगातार एक के बाद एक न्यूज़ चैनल पर सर्वे आ रहे, ओपिनियन पोल आ रहे और कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या बीजेपी फिर से बहुमत ला सकती है, क्या मोदी जी 370 से 70 सीटें बीजेपी के लिए चुनकर लाएंगे और क्या एनडीए 400 पार करेगी। इसकी चर्चा जोरों शोरों से चालू है और चलती रहेगी। लेकिन इस बीच में जो सर्वे आते हैं उस पर जो चर्चा होती है, डिबेट होती है, वो सुनकर हमारे सामने एक भूल भुलैया पैदा किया जाता है। अब देखिए, बार बार साउथ नॉर्थ, उत्तर दक्षिण ये बोला जाता है। उत्तर दक्षिण का मतलब क्या है कि दक्षिण में बीजेपी है ही कहाँ। तमिलनाडु में 4 सीटें हैं, केरला में 20 सीटें हैं, आंध्र तेलंगाना मिलकर 40 से ज़्यादा सीटें हैं। अगर हम ये इकट्ठा कर ले तो 100 सीटों में बीजेपी है कहाँ, ऐसा बोला जाता है। और बात गलत भी नहीं है। तेलंगाना, आंध्रा, केरल और तमिलनाडु मिलकर 100 से 105 वगैरह कुछ सीटें होती है। वहाँ बीजेपी के पास अगर 10 सीटें भी नहीं है तो बीजेपी साउथ में दुबली है, ये तो मानना ही पड़ेगा। और पिछले बहुत सारे चुनाव, 8-10 चुनाव हम देखे, उसके पहले तो बीजेपी थी नहीं, लेकिन जो 80 के बाद बीजेपी बनी है, वहाँ से लेकर 40 साल में साउथ में बीजेपी का परफॉर्मेंस क्या है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र, एक यहाँ एक वहाँ, किसी के साथ हाथ मिलाया तो 2 या 3 इतना ही होता है। डबल डिजिट में, यानी अगर 100 सीटें हैं तो 100 में से 10 सीटों से ज़्यादा बीजेपी ने कभी कुछ पाया नहीं। हाँ, एक उसमें भूल भुलैया मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब ये 100 सीटें बोली जाती है तो एक्चुअली 100 सीटें है नहीं, ये 130 से ज़्यादा सीटें होती है, क्योंकि इसी में साउथ में ही कर्नाटक आता है जहाँ 28 लोकसभा की सीटें हैं। और पिछले चुनाव में उस 28 में से 26 सीटें बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी की जो कुछ 30 सीटें हैं, तो 130 में 30 सीटें हैं, मतलब कम से कम हम सोचे तो 25-28% बीजेपी का साउथ में भी स्ट्राइक रेट है। तो इसलिए जो भूल भुलैया डिबेट में हमें दिखाया जाता है कि साउथ में तो बीजेपी है नहीं, तो क्या कर्नाटक साउथ में नहीं है? वैसे देखो तो ओडिशा में बीजेपी की ताकत कम है। लेकिन जब ऐसा भूल भुलैया पैदा किया जाता है तो हम जो लगातार न्यूज़ चैनल देखते हैं, जो नैरेटिव हमारे सामने आते हैं, डिबेट आते हैं, उस पर हम अपना दिमाग चलाते हैं, तो हमारी गलतफहमियां बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन ही हमको दी जाती है। अब देखिए, 2019 के चुनाव में किसी ने कभी ये माना नहीं कि बंगाल में ममता दीदी की टक्कर में बीजेपी जैसी पार्टी आ जाएगी, क्योंकि उसके पहले 2014 में बंगाल में 42 में से सिर्फ 3 या 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी। और कांग्रेस हो या लेफ्ट फ्रंट हो, उनकी भी ताकत अच्छी थी। लेकिन 5 साल बाद 2019 में 42 में से 18 सीटें बीजेपी ने जीत ली। और बीजेपी का वोट परसेंटेज जो था बंगाल में, जो कुछ 6-7-10% तक था, वो बिल्कुल खिसक कर 44-42% पर चला गया। इसका कारण ये था कि ममता के खिलाफ जितने लोग कांग्रेस या लेफ्ट फ्रंट को वोटिंग करते थे, वो ट्रांसफॉर्म होकर बीजेपी के पल्ले में आ गए और बीजेपी की ताकत बढ़ी, सीटें बढ़ी, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। तो बंगाल ने 5 साल पहले एक चमत्कार दिखाया
कि जो बीजेपी बंगाल में है कहाँ ऐसा पूछा जा रहा था, उसी बंगाल में बीजेपी दो नंबर की पार्टी बन गई। 14 में पूछा जा रहा था कि बंगाल में बीजेपी है कहाँ, और 19 के नतीजे आए तब बीजेपी बंगाल में 2 नंबर की पार्टी थी। ममता दीदी और बीजेपी, इनमें सिर्फ 3% वोट का फर्क बचा था। इस साल तो ऐसा बोला जा रहा है कि शायद लोकसभा चुनाव में ममता को पीछे छोड़कर बीजेपी आगे निकल जाएगी। शायद ममता के दो गुना ज़्यादा सीटें बंगाल लोकसभा में बीजेपी जीत सकती है, ये भी अभी बोला जा रहा है। खुद प्रशांत किशोर जैसे, जिन्होंने ममता को पिछला विधानसभा चुनाव जीतने में मदद की, उन्होंने भी बोला है कि बीजेपी की सीटें बंगाल में बढ़ने वाली है। ममता के खिलाफ जो नाराज़गी है उसका परिणाम चुनाव और वोटिंग में दिखाई देगा। ये खुद प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, जिन्होंने ममता को विधानसभा चुनाव में मदद की है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब साउथ नॉर्थ बोला जाता है तो कोई भी इतनी हिम्मत नहीं दिखा रहा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हो या कि सर्वे लेने वाला हो, ये छाती ठोक कर ये नहीं बोल सकता कि भाई नॉर्थ में ये जगह है कि जहां बीजेपी बुरी तरह हारेगी और कांग्रेस या इंडिया अलायंस जीत जाएगी। एक पंजाब एक राज्य है छोटा, जहां 11-13 सीटें हैं। वो 13 सीट छोड़कर और जम्मू कश्मीर छोड़कर नॉर्थ में कोई भी राज्य ऐसा बचा नहीं है कि जहां बीजेपी को मात देने वाली कोई पार्टी है। और दूसरी तरफ बार बार जब साउथ में बीजेपी कहाँ है पूछा जाता है तो ये लोग भूल जाते हैं कि साउथ में तमिलनाडु, जहां पिछले 50 साल से द्रविड़ राजनीति चल रही है, उसको पहली बार अन्नामलाई नाम का बीजेपी का नया नेता धक्का दे रहा है। बहुत सारे, यानी 67 में कांग्रेस हार गई और द्रमुक जीत गई, डीएमके जीत गई। उसके बाद से आज तक ना कांग्रेस कभी तमिलनाडु में जीत पाई है, ना दूसरी कोई नेशनल पार्टी तमिलनाडु विधानसभा में या लोकसभा में बड़ी ताकत से जीत पाई है। आगे चलकर 80 के दशक में जब डीएमके में टूट हुई और अन्ना डीएमके नाम की पार्टी बनी तो तमिलनाडु की पूरी राजनीति 2 दलों में बंट गई, एक डीएमके और दूसरी अन्ना डीएमके। तो नेशनल पार्टी बीजेपी हो कांग्रेस हो, इन 2 पार्टियों में से किसी से हाथ मिलाकर ही चुनाव लड़ती रही। इसलिए तमिलनाडु की राजनीति पिछले अर्धशतक से 50 साल से किसी न किसी द्रविड़ पार्टी के हाथ में रही है। डीएमके एक आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टी थी और उससे टूटा हुआ दूसरा दल जो है अन्ना डीएमके, ये अन्ना डीएमके करिश्मा पर चलने वाली पार्टी थी। शुरू में एमजी रामचंद्रन ने डीएमके से हटकर ये पार्टी बनाई। उनके मरने के बाद जयललिता, जो उनकी हीरोइन थी एमजी रामचंद्रन की, उनके करिश्मा पर यह पार्टी चलती रही। लेकिन आज उस पार्टी में कोई करिश्मेटिक लीडर नहीं है जो वोटर को प्रभावित करे, ऐसी कोई लीडर बचा नहीं है उस पार्टी में। इसलिए वो पार्टी हार गई है और ओरिजिनल द्रविड़ आइडियोलॉजी जो है उस पर चलने वाली डीएमके अच्छा संगठन है, इसलिए जीत गई है। लेकिन एक फर्क इसमें भी समझना चाहिए कि डीएमके और अन्ना डीएमके में एक फर्क है। दोनों द्रविडियन या पेरियार अन्ना दुराई की आइडियोलॉजी तो मानने वाले थे, लेकिन जितने कट्टर डीएमके वाले एंटी सनातन है, हिंदू विरोधी है, उतने सनातन विरोधी अन्ना डीएमके के लोग थे नहीं। यानी
अन्ना डीएमके वाले सॉफ्ट हिंदुत्व वाले ऐसा हम मान सकते हैं। इसलिए जिनको डीएमके की आइडियोलॉजी बिल्कुल मान्य नहीं है, मंजूर नहीं है, सनातन के खिलाफ बोलना पसंद नहीं है, ऐसे लोग अन्ना डीएमके के साथ रहे। आपको मालूम है जयललिता बहुत मंदिर करती थी। तो ये जो था, ये जो द्रविड़ राजनीति तमिलनाडु की है, उसमें जो हिंदू धर्म मानने वाले हैं, सनातन धर्म मानने वाले हैं, मंदिर जाने वाले हैं, वो इतने डिमोरलाइज हो गए थे, वो उदासीन हो गए थे, वो वोटिंग से, चुनाव से, राजनीति से हटकर चुपचाप हो गए थे। वो हाइबरनेशन में, सुप्तावस्था में जा चुके थे कि भाई किसको वोट दे, किसी को भी वोट आप दोगे तो या तो अन्ना डीएमके जीतेगी या तो डीएमके जीतेगी। और दोनों को दोनों अगर द्रविड़ राजनीति वाले हैं तो हमको तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो जो द्रविड़ राजनीति के खिलाफ मतदाता थे या हिंदुत्व के समर्थन वाले थे, वो तो हाइबरनेशन में, सुप्तावस्था में चले गए थे, उदासीन थे। तो बीजेपी का जो नया नेता है अन्नामलाई, वो आईपीएस था, बड़ा पुलिस अफसर था, अच्छा काम करके उसने नाम कमाया है, तो वो बीजेपी में शामिल हो गए, गवर्नमेंट सर्विस छोड़ दी और उन्होंने पिछले कुछ महीनों से लगातार पदयात्रा चलाई है और खुले आम सनातन और हिंदुत्व का समर्थन करते करते इतना घूम कर वो उन्होंने फिर से हिंदुत्व तमिलनाडु में जगाया कि द्रविड़ राजनीति को हिंदुत्व का चैलेंज खड़ा कर दिया। लेकिन हिंदुत्व का मतलब भी आपको समझना जरूरी है। हिंदुत्व का मतलब बीजेपी होती है और बीजेपी नेशनल पार्टी है। मतलब दोस्तों साफ है, 1967 तक जो कांग्रेस तमिलनाडु में राज करती थी, सत्ता में थी, जिसका डीएमके ने, जिसको हराया था अन्ना डीएमके ने, वो कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी थी। और उसके बाद 50 साल हो गए, अभी फिर से एक नेशनल पार्टी द्रविडियन पॉलिटिक्स को चैलेंज कर रही है। अन्नामलाई सिर्फ नेशनलिज्म लेकर नहीं आए, हिंदुत्व लेकर नहीं आए, तो वो एक नेशनल पार्टी लेकर तमिलनाडु में बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर चुके हैं। जिस ढंग से उनको तमिलनाडु में रिस्पांस मिल रहा है, प्रतिक्रिया, ट्रैक्शन हो रहा है, वो देखने जैसा है। और वो तो खुले आम बोलते हैं कि मैं द्रविडियन राजनीति, द्रविडियन आइडियोलॉजी खत्म कर दूंगा, परास्त कर दूंगा। और उसको जो रिस्पांस मिल रहा है वो बहुत सराहनीय है, देखने जैसा है। और इसलिए जो मानते हैं कि साउथ में बीजेपी है कहाँ, ऐसा पूछने वाले जो लोग हैं, उनको इस चुनाव में अगले कुछ 3 महीने में बड़ा करारा जवाब मिलने वाला है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि 2019 में अगर बंगाल ने चमत्कार करके दिखाया तो बिल्कुल 2024 में तमिलनाडु में चमत्कार होने जा रहा है। जो चमत्कार हमने 2019 में बंगाल में देखा कि बीजेपी है कहाँ, ऐसे पूछने वाले थे, उनको बंगाल के मतदाताओं ने एक थप्पड़ मारी और दिखा दिया कि बीजेपी ने 18 सीटें जीती, ममता की 22 और बीजेपी की 18। जो ममता को 2014 में 32 सीटें मिली थी, उनकी 10 सीटें घट गई, बीजेपी के पास आ गई। कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट के बचे कुचे सब बीजेपी के पास आ गए। सीपीएम जो 36 साल बंगाल में राज करती थी, उनका एक भी एमपी 2019 में लोकसभा तक नहीं पहुंचा, उसे चमत्कार बोलते हैं। और बिल्कुल वही चमत्कार 2024 के चुनाव में तमिलनाडु में होने जा रहा है। कल परसों की बात है दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा में
कांग्रेस की एक विधायक महिला है, उस एमएलए ने अपनी एमएलएशिप छोड़ दी, रिजाइन कर दिया, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और वो महिला विधायक बीजेपी में शामिल हो गई है। अन्ना डीएमके के 14-15 पूर्व विधायक बीजेपी ज्वाइन कर गए और आहिस्ते आहिस्ते तमिलनाडु में जो अन्ना डीएमके का संगठन हुआ करता था, जो जयललिता के मौत के बाद बिखर पड़ा, उसमें से बहुत सारे नेता एक एक करके बीजेपी ज्वाइन करने लगे हैं। जिस तरीके का रिस्पांस अन्नामलाई के पदयात्रा का समापन करने पहुंचे नरेंद्र मोदी को पिछले 2 दिन मिला, वो अगर हम देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों कहता हूँ कि 2024 के चुनाव में तमिलनाडु का बंगाल होने जा रहा है। बंगाल होने का मतलब ये है कि एनालिस्ट, विश्लेषक जो है राजनीति का अभ्यास करने वाले हैं, उनको चौंकाने वाले रिजल्ट तमिलनाडु से आने वाले हैं। हाँ, एकदम बहुत सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनेगी, अगला विधानसभा चुनाव बीजेपी बहुमत से जीतेगी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहना साफ है कि बीजेपी बड़ी अच्छी सीटें तमिलनाडु से चुनकर लाएगी और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के साथ साथ तमिलनाडु के रामेश्वरम से भी लोकसभा चुनाव दूसरी सीट बनाकर लड़ सकते हैं। अगर मोदी तमिलनाडु से लड़ते हैं तो आधा तमिलनाडु, कुछ आंध्र प्रदेश, कुछ केरला पर उसका प्रभाव हो सकता है। और जो लोग बोलते हैं कि साउथ में बीजेपी है कहाँ, उनको करारा जवाब वोटर देगा, क्योंकि नया संसद भवन से लेकर वाराणसी में तमिल संगम करने से लेकर राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा से लेकर हर बात में जिस ढंग से मोदी जी ने तमिलनाडु को नॉर्थ से जोड़ने की कोशिश की है, उसका फलित हमें अगले लोकसभा चुनाव के मतदान में मिलने वाला है। और हम देखेंगे कि जो चमत्कार 5 साल पहले बंगाल में हुआ था, तो वो बंगाली जादू हमें 5 साल बाद 2024 में तमिलनाडु में देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।